अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इससे पहले हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं क्या है। हमने कहा था कुछ आइसोटोप्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब उनसे एनर्जी अमिट हो रही होती है रेडिएशंस की फॉर्म में। कहते हैं अब इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है। कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल इमेजिंग में। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का जैसे लाइक ह्यूमन बॉडी का इमेज लेना है तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं डॉक्टर्स जो है इनको यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, कि हमारी बॉडी का में कौन सी डिजीजेस किस एरिया में बॉडी के पोर्शन में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये पाई जा रही हैं। कहते हैं किस तरह से डिजीजेस को डायग्नोज किया जाता है। पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल पोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड का, कि उनके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। कौन सा यूजुअली रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं? टेक्नीशियम 99 में जो है वो यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। कहाँ पे हम लोग इसको यूजुअली किन ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इमेजिंग अगर हमने लेनी हो ब्रेन्स और लंग्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं डॉक्टर्स जो है इसको कैमरास के थ्रू जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं किस तरह से हमारी बॉडी में मूव कर रहा होता है। अब ये प्रॉपर हमारे पास इमेजिंग या वी कैन से दैट डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस किस तरह से होती है वो देखते हैं। कहते हैं जो रेडियो कार्बन है डेटिंग इज अ मेथड है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू एक तो ये है कि इसको हम लोग मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं अगर आपने कोई इमेज वगैरह लेना हो। दूसरा हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी डिजीज़ वगैरह को डायग्नोज करना हो। कहते हैं इसके अलावा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये एक प्रोसेस है, मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होती है जिनमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उसको डायग्नोज किया जाता है किसके थ्रू? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, मतलब कार्बन 14 के थ्रू। जो पुरानी हमारे पास चीज़ें होती हैं, पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, उनकी एज डिटर्मिन की जाती है। मतलब ये कोई चीज़ पुरानी है तो कितने साल पुरानी है। कहते हैं इस मेथड में क्या किया जाता है, आप उस सैंपल में जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे होते हो, एज उसकी बताना चाह रहे होते हो, उसमें आप कार्बन 14 की वैल्यू पोर्शन उसके फाइंड आउट करते हो कि कितनी हमारे पास उसमें मिकदार है। कहते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो लाइक आप कोई डेड प्लांट ले लो, कोई एनिमल ले लो जो मरा हो, जैसे मम्मीज वगैरह जो अक्सर होती हैं जो मर गए होते हैं इंसान, या उनकी बहुत पुरानी लाशें वगैरह मिल जाती हैं, तो उनकी एज को आप डिटर्मिन कर सकते हो फ्रॉम द पोर्शन ऑफ कार्बन 14। इसके अलावा आप लकड़ी वगैरह को देख सकते हो, कोई हड्डियां वगैरह आप लोगों ने देखा होगा समटाइम, हमें ना बहुत पुरानी हमें बोन्स मिल रही होती हैं, उनकी एज जो है वो आप डिटर्मिन कर सकते हो। तो ये कोई भी पुरानी चीज़ हो सकती है। कहते हैं जितना हमारे पास ओल्डर सैंपल होगा ना, कोई भी जो चीज़ जिसकी आप एज डिटर्मिन करना चाह रहे हो वो जितनी पुरानी होगी, उसमें जो कार्बन 14 की मिकदार है वो उतनी कम होगी, उतनी कम डिटेक्ट होगी। तो आप पोर्शन जो है कार्बन 14 से आइडिया लगाते हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ की एज कितनी है। कहते हैं इसके अलावा आप जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने किसी मेटल वगैरह की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, कि चेक करनी हो स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूती वगैरह को चेक करना हो, या फिर आप कंक्रीट मिक्सचर, ये जो हम लोग पत्थर वगैरह की चीज़ें बनाते हैं, उसकी आपने मजबूती चेक करनी हो। इसके अलावा कहते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हो चीप न्यूक्लियर पावर के लिए, मतलब आपने न्यूक्लियर पावर एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो उसको चीप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू इजीली, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एनर्जी मिट हो रही होती है तो यहाँ एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड ऑयल फील्ड्स, मतलब जो हमारे पास पेट्रोलियम वगैरह के ज़खायर वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह के ज़खायर होते हैं, उनको डिटर्मिन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। मेडिसिन में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोज किस तरह से किया जाता है बच्चे? हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंजेक्ट करवाया जाता है, वो हमारी बॉडी में से मूव ऑन कर रहे होते हैं। अगर किसी जगह पे कोई हमारे पास बॉडी का पार्ट जो है वो उसमें कोई डिजीज होती है, तो जो डिजीजियस पार्ट होते हैं ना बच्चे, जो हमारे पास यूजुअली अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स, वो रेडिएशंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी बॉडी से जितनी हम लोग रेडिएशंस कम निकलेंगी, वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अच्छा ये पर्टिकुलर हमारे पास अफेक्टेड एरिया है। आप लोगों ने इस तरह का एक का देखा होगा अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में, अपने बॉडी स्कैनिंग हम इसको कंसीडर करते हैं कि आप क्या करते हैं, इंसान को इस तरह से इसके ऊपर लिटा दिया जाता है, इस मशीन के अंदर डाला जाता है। ये मशीन में पता है क्या होता है, डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ना रेडियो एक्टिव सैंपल,
उससे रेडिएशंस जो निकल रही होती हैं उसको डिटेक्ट करके हमारी बॉडी का इमेज हमें दे देते हैं। अगर कोई बॉडी पार्ट जो है हमारा अफेक्टेड हुआ होगा, मतलब वो उसमें कोई डिजीज होगी, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगी वो कम होंगी, क्योंकि वो जो बॉडी पार्ट होता है वो रेडिएशंस को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। तो आप किसी भी टाइप की जो डिजीजेज है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक कैंसर हो गया, थायराइड डिसऑर्डर वगैरह हो गया। आगे कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है बेसिकली, उससे आप एटम्स को आयनाइज भी करवा सकते हो। एटम्स को आयनाइज करवाने का मतलब क्या है? एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हो तो हम कहते हैं एटम क्या हो गया? आयनाइज हो गया। कहते हैं जो रेडिएशन एमिट हो रही होती है, जो एनर्जी निकल रही होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, उससे आप यूज कर सकते हो एटम्स को आयनाइज करवाने में। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे यही बात करें कि आप जो हीट एनर्जी ले लें या फिर जो लाइट एनर्जी ले लें जो सूरज से आ रही होती है, या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी निकल रही होती है, वो कहाँ पे यूज की जा सकती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए, या आयनाइज करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। कहते हैं ये जो एनर्जी है आयनाइजिंग रेडिएशन, ये इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारे पास बाइंडिंग उसकी फोर्स होती है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जब वो बाउंड हुआ होता है ऑर्बिट्स में, उससे उसको रिमूव करवा सके। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए तो सर्कल में घूम रहा होता है। कहते हैं इस रेडिएशन की एनर्जी उससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को उस बाइंडिंग एनर्जी से बाहर निकाल सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम है Na, आप इसको एनर्जी देते हो तो एनर्जी क्या करती है? इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और किसी में डाल दें तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कब निकलेगा? जब वहां पे कोई एक ऐसा एटम होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब भी कर सके। फॉर एग्जांपल अगर N में होता है तो वहां पे क्लोरीन भी होगा। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाहर निकला होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को मिट करने के बाद आ रहा होता है उसको कैटायन बोलते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, उसको एनाइन बोलते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।